गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। श्री भगवान दास तोदी पीजी महाविद्यालय की पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रीवियस क्लास में अपन चर्चा कर रहे थे महात्मा गांधी को लेकर के, और महात्मा गांधी के विचारों को अपन ने समझने का प्रयास किया था। मैं हल्का सा रिवीजन कर देता हूँ आपके सामने कि प्रीवियस क्लास, आज की जो क्लास रहेगी अपनी, आज की क्लास में अपन चर्चा करेंगे गांधी जी के राज्य संबंधी विचार, गांधी जी के राज्य संबंधी विचारों को लेकर के अपन चर्चा करेंगे। क्लास जो है वो बीए पार्ट फर्स्ट की। इससे पहले अपन प्रीवियस क्लास में अपने चर्चा की थी गांधी जी के धर्म और राजनीति को लेकर के जो विचार थे उनकी अपने चर्चा की थी, धर्म व राजनीति संबंधी विचार। दूसरा विचार अपन ने देखा था सत्य को लेकर के, और तीसरे रूप में अपन ने देखा था अहिंसा को लेकर के। तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्रीवियस क्लास जो रही थी गांधी जी के, आपने तीनों विचारों को आपने जानने और समझने का प्रयास किया था। मैं हल्का सा आपको केवल और केवल जोड़ने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे धर्म और राजनीति की जब अपन चर्चा कर रहे थे तो यहाँ धर्म और राजनीति को आपको देखना है कि गांधी जी का धर्म के प्रति जो दृष्टिकोण है वो पहला तो दृष्टिकोण कैसा है, व्यापक दृष्टिकोण। यानी धर्म को अब वो व्यापक दृष्टिकोण के तौर पे प्रदर्शित करते हैं, संकीर्ण व्याख्या नहीं करते। दूसरी चीज देखते हैं कि वो साध्य व साधन की पवित्रता की बात करते हैं। ये दूसरा चीज मेथड था इनका। तीसरा, जब अपन सत्य की बात करते हैं तो यहां अपन जब सत्य की चर्चा करते हैं तो यहां सत्य को वो मानव आत्मा के साथ जोड़ते हैं, मानव आत्मा के साथ जोड़ते हैं, मानव आत्मा को लेकर के। और अहिंसा की जो अपने चर्चा की थी तो गांधी जी ने अहिंसा का जो तात्पर्य था वो किस प्रकार से बताया था कि व्यक्ति को मन से, वाणी से और कर्म से किसी प्रकार की हिंसा जो है वो नहीं करनी है। तो यानी कि प्रीवियस क्लास के जो विचार थे, प्रीवियस क्लास के विचारों को आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आपको केवल और केवल विचारों का जो आधार क्या था उन आधारों को आपको समझने का प्रयास करना है, केवल और केवल समझने का प्रयास आपको करना है कि गांधी जी ने जो धर्म और राजनीति की व्याख्या की उसका धर्म का, यानी ये जो व्यापक दृष्टिकोण है वो किसके साथ प्रदर्शित किया, धर्म के साथ। यानी धर्म का व्यापक दृष्टिकोण में उन्होंने उसकी विवेचना की थी। सत्य को उन्होंने कहा कि सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है, अर्थात मानव आत्मा जो है वो ईश्वर का प्रतीक है। इसलिए आत्मा की जो अभिव्यक्ति है, आत्मा अंतरात्मा की जो आवाज है वो बिल्कुल सत्य है। इसके अलावा उन्होंने अहिंसा की बात की थी, तो मन से, वाणी से, कर्म से नहीं, हिंसा नहीं करनी है। इसके अलावा उन्होंने अहिंसा के 3 प्रकार भी आपको बताए थे। मैं आपको पुनः यहाँ पे लिखा देता हूँ, जो विद्यार्थी प्रीवियस क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाए वो यहाँ पे देख ले। जागृत अहिंसा, जागृत अहिंसा के बाद आप देखोगे तो यहाँ पे उन्होंने बताया था कायरों की अहिंसा, और तीसरा जो था औचित्यपूर्ण अहिंसा। मैंने आपको बार बार पहले भी मैं क्लासों में कहता रहा हूं आपसे कि आप जो भी क्लास अटेंड करते हो, क्लास को पढ़ते समय आपके पास आपकी नोटबुक होनी चाहिए। जो भी महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स हैं उनको आप अपनी जो नोटबुक है उसमें आप नोट करते रहे, क्योंकि ये चीज़ें देखने में आपको आसान लगेंगी लेकिन इनके जो अर्थ को है उनको समझने के लिए आपको इन चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा कि अपन नोट्स किस प्रकार से बनाते हैं। आपके पास बुक्स है, बुक्स को पढ़ करके आप उनका एक संक्षिप्त नोट्स तैयार करते हैं, तो नोट्स में आपके शब्दों का जो शब्द जाल है वो इतना प्रभावशाली होना चाहिए कि आपने सीमित शब्दों में संपूर्ण टॉपिक जो था उसको आपने क्लियर कर दिया है, अपने शब्दों में आपने क्लियर कर दिया है। तो मैंने केवल और केवल जो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था उसको बोर्ड पे एक हल्का सा चार्ट बना करके आपके सामने प्रदर्शित कर दिया है। आज अपन चर्चा करेंगे राज्य को लेकर के कि गांधी जी राज्य संबंधी जो विचार है वो अपन किस प्रकार से देखते हैं। तो गांधी जी के जो विचार हैं उसको अपन एक आदर्श राज्य के रूप में ले सकते हैं।
और आदर्श राज्य की जब चर्चा करते हैं तो किस प्रकार के जो विचार हैं, गांधी जी एक आदर्श राज्य के जो विचारों का जो सपना था वो एक संजोए हुए सपने के रूप में उसको देखते हैं। आप भारतीय संविधान को जब देखते हैं तो जब गांधी जी के राज्य संबंधी विचारों का जब आप अध्ययन करेंगे तो आप निश्चित तौर से भारतीय संविधान के अंदर उनके विचारों का जो प्रभाव है कि गांधी जी के विचारों को कहीं ना कहीं भारतीय संविधान में भी जगह दी गई है, तो वो भी आप देख सकते हैं। जैसे गांधी जी अस्पृश्यता की उन्मूलन की बात करते हैं तो आपको आर्टिकल 17 के अंदर ये चीज़ देखने को मिलेगी कि भारतीय संविधान का जो मौलिक अधिकारों का जो अध्याय है 12 से लेकर के 35 तक का जो अपना अध्याय अध्ययन करते हैं मौलिक अधिकारों को लेकर के, उसमें आर्टिकल 17 जो है वो अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। गांधी जी ने पंचायती राज की बात की थी। तो यहाँ ये बहुत सारी चीज़ें जो है मौलिक अधिकार हैं, मौलिक राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनकी चर्चा आप यहाँ पे देखोगे। आदर्श राज्य और उसके बाद गांधी जी का एक ये आदर्श राज्य है उसको आप पूर्ण में ले सकते हो, और एक दूसरा विचार जो है वो अर्ध आदर्श राज्य में भी ले सकते हो। पूर्ण आदर्श राज्य की जब हम चर्चा करते हैं तो यहाँ क्या होता है कि शासन व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई निषेधात्मक शक्ति जो होती है वो कार्य नहीं करती है। लेकिन गांधी जी क्या कहते हैं कि व्यवहार में पूर्ण आदर्श राज्य की जो चर्चा है वो व्यवहार में या व्यवहारिकता में उसे लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि राज्य के संदर्भ में गांधी जी के विचार जो हैं वो मार्क्स के साथ भी अपन उनको जोड़ सकते हैं, क्योंकि मार्क्स भी राज्य का क्या करता है, उन्मूलन करता है, और गांधी जी भी राज्य की समाप्ति की बात करते हैं। यहाँ जाकर गांधी जी थोड़े से अराजकतावादी हो जाते हैं, उनके विचारों को देखने को अपन मिलता है। तो राज्य की जब हम चर्चा करते हैं तो गांधी जी क्या कहते हैं, राज्य जो है वो संगठित हिंसा का प्रतीक है। राज्य है वो एक संगठित हिंसा जो है उसका प्रतीक है, इसलिए संगठित हिंसा को समाप्त करने के लिए राज्य है उसको समाप्त करना होगा। लेकिन अपन जब गांधी जी के विचारों को देखते हैं तो वो क्या कहते हैं कि अर्ध आदर्श राज्य की कल्पना करते हैं। ये तो पूर्ण राज्य अर्ध आदर्श राज्य में आ जाता है, लेकिन गांधी जी क्या कहते हैं कि पूर्ण आदर्श राज्य की व्यवहारिकता में स्थापना करना असंभव है, यानी ये कार्य जो है वो सही या संभव नहीं प्रतीत होता है, इसलिए वो अर्ध आदर्श राज्य की बात करते हैं। उसमें वो क्या कहते हैं कि समाज में जो अपन व्यवस्थाएं बनाते हैं उसमें कुछ असामाजिक तत्व भी होते हैं जो उन कार्यों के बीच में दखलंदाजी करते हैं या अवरोध उत्पन्न करते हैं। तो ऐसी स्थिति में कुछ निषेधात्मक शक्ति होनी चाहिए तो ताकि समाज की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए और उन लोगों को नियंत्रित करने के लिए इस प्रकार की शक्ति भी होनी चाहिए। गांधी जी लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र की स्थापना की बात करते हैं, और लोकतंत्र की आधारभूत आस्था के रूप में व्यक्तिगत के जो अधिकार हैं उनकी भी वो चर्चा करते हैं, सत्ता के विकेंद्रीकरण की वो चर्चा करते हैं। तो अपन आदर्श राज्य में गांधी जी के वो महत्वपूर्ण जो विचार हैं उनको अपन यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। तो मैं एक बार इनको मिटा देता हूँ और अपन राज्य को लेकर के चर्चा करते हैं। आपने नोट कर लिया है, नहीं किया है तो आप इसको नोट कर लेना। अब गांधी जी क्या कहते हैं राज्य के लिए कि जब व्यक्ति को अपने कर्तव्य का बोध हो जाएगा, यानी कि कोई भी व्यक्ति है, यानी अपन जब व्यक्ति की चर्चा करते हैं, व्यक्ति को जब अपने कर्तव्य का बोध हो जाएगा कि मेरे क्या कर्तव्य है, एक मनुष्य होने के नाते मेरा क्या दायित्व है, कर्तव्य अर्थात दायित्व है। तो जब व्यक्ति को अपने कर्तव्य का बोध हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में इस राज्य की जो आवश्यकता है वो नहीं होगी। और जब तक व्यक्ति को कर्तव्य का बोध नहीं होगा तब तक इस प्रकार की जो संगठित शक्ति है उसकी आवश्यकता जो है वो महसूस होती रहेगी। तो आपको केवल और केवल यही देखना है कि गांधी जी राज्य की समाप्ति की जो चर्चा करते हैं वो किस अर्थ में करते हैं। कार्ल मार्क्स भी राज्य की बात करता है, क्योंकि कार्ल मार्क्स क्या कहता है, कार्ल मार्क्स कहता है कि राज्य जो है वो पूंजीपतियों का समर्थक है, उनका पोषक है, इसलिए राज्य जो है वो समाप्त हो जाना चाहिए। और यहां जब अपन चर्चा करते हैं गांधी जी राज्य की समाप्ति के संदर्भ में क्या कहते हैं, तो गांधी जी कहते हैं कि जब व्यक्ति को उसके कर्तव्य का बोध हो जाएगा तब राज्य की आवश्यकता है जो है वो नहीं रहेगी। इस अर्थ में गांधी जी ने राज्य की समाप्ति की बात कही थी।
अब गांधी जी के जो राज्य संबंधी जो विचार हैं, अर्ध आदर्श राज्य की जो बात की थी, उसकी जो गांधी जी चर्चा करते हैं, उसके जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स है, बिंदु जो है, गांधी जी जो है वो किस चीज पे बल देते हैं, अपन को वो देखना है यहाँ पे कि गांधी जी राज्य की जो आदर्श राज्य की जो रूपरेखा प्रस्तुत की है, उसके आधारभूत जो तत्व है वो क्या थे। तो गांधी जी ने सबसे पहले आता है लोकतांत्रिक स्वरूप, किसका? शासन का, शासन का लोकतांत्रिक स्वरूप। गांधी जी शासन के लोकतांत्रिक स्वरूप को स्वीकार करते हैं, यानी लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है, शासन जो है जो भी कार्य करेगा उस कार्य की संपूर्ण जो रूपरेखा है वो लोकतांत्रिक स्वरूप को प्रदर्शित करनी चाहिए। यह नहीं है कि शासन सत्ता का उपभोग जो व्यक्ति कर रहा है वो तानाशाही रूप में अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। यहां समाज में किस चीज की आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए लोकतांत्रिक प्रक्रिया के रूप में शासन उन संपूर्ण गतिविधियों का संपादन करेगा, पहली चीज। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो है सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण। अब देखिए आप, सत्ता यानी शासन या नीतियों का संचालन करने के लिए जो आपके पास शक्ति है, पावर, उसकी बात की जा रही है यहां पे। एक होता है केंद्रीकरण और एक होता है विकेंद्रीकरण। जब शक्ति का केंद्रीकरण होता है, इसका मतलब शक्ति का केवल और केवल एक ही केंद्र है। केंद्रीकरण में शक्ति क्या है? एक ही केंद्र में। जबकि गांधी जी किस चीज की चर्चा कर रहे हैं? सत्ता के विकेंद्रीकरण की चर्चा कर रहे हैं। यानी कि ये जो शक्ति है, कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है, उसके पास जो अथॉरिटी दी गई है, उसके पास जो सर्वोच्च शक्ति है, वो अलग अलग समूहों के अंदर बटी हुई होनी चाहिए, उसका विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। तो सत्ता जो है वो ऊपर से नीचे के स्तर पे, यानी कि यहां अपन जिस ग्राम पंचायत की चर्चा करते हैं, गांधी जी ने इस पे सर्वाधिक बल दिया था, पंचायती राज पे। जो निचले स्तर का जो शासन है, इसमें लोगों की भागीदारी जो है वो अधिक से अधिक सुनिश्चित होनी चाहिए। गांधी जी इस चीज पे विशेष बल देते हैं। तो यहां सत्ता के विकेंद्रीकरण का तात्पर्य है कि शासन शक्ति है वो ऊपर से नीचे की ओर बटी हुई होनी चाहिए, अर्थात स्थानीय स्वशासन पर गांधी जी सर्वाधिक बल भी देते हैं और कहते हैं कि इसमें जनता की अधिक से अधिक भागीदारी होनी चाहिए। उस भागीदारी को सुनिश्चित करना केंद्रीय सत्ता का कार्य है। तो यहां सत्ता के विकेंद्रीकरण की चर्चा करते हैं। तीसरे रूप में अपन जब इसको देखते हैं तो गांधी जी क्या कहते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में भी आर्थिक क्षेत्र में भी विकेंद्रीकरण की जो चर्चा है वो गांधी जी करते हैं। अब देखिए, आर्थिक क्षेत्र में मैंने पहले भी आपको एक बार बताया था, गांधी जी का जो ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत था, जिसको प्रन्यास सिद्धांत भी कहा जाता है, तो यहां गांधी जी कहते हैं कि केवल और केवल राजनीतिक क्षेत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण से कार्य नहीं होगा, आर्थिक क्षेत्र में भी विकेंद्रीकरण होना चाहिए। अर्थात गांधी जी जो है वो क्या कहते हैं कि व्यक्ति जो संपत्ति व्यक्ति के पास है, उसके पास उतनी संपत्ति रहनी चाहिए जितनी संपत्ति से उसकी आवश्यकताओं की जो पूर्ति है वो हो सकती है। यानी कि एक व्यक्ति, अपन यहां संपत्ति की चर्चा करते हैं, और जो संपत्ति है वो अगर आवश्यकता से अधिक है,
आवश्यकता से अधिक है, तो यहां इस आवश्यकता से अधिक संपत्ति में भी किस चीज की आवश्यकता है? विकेंद्रीकरण की आवश्यकता है। क्योंकि समाज के अंदर जो भेदभाव है, समाज के अंदर अपन जब उत्पीड़न की स्थिति को अपन जब देखते हैं, तो यहां केवल और केवल राजनीतिक रूप से शक्तियों का विकेंद्रीकरण होने से कार्य नहीं होगा, आर्थिक रूप से भी विकेंद्रीकरण होना चाहिए। और आर्थिक रूप का मतलब संपत्ति का भी विकेंद्रीकरण होना चाहिए। जो व्यक्ति के पास, जिन व्यक्तियों के पास संपत्ति नहीं है, भूमि नहीं है, उनको भी इस प्रकार की उनकी जो दैनिक आवश्यकताएं उनकी पूर्ति के लिए इस प्रकार को जो कार्य है वो शासन सत्ता को करना चाहिए। और इस पे जो बल जो था गांधी जी का वो ये था कि व्यक्ति के पास आवश्यकता से अधिक धन संपदा है, तो ये जो आवश्यकता से जो अधिक है ये है इस संपत्ति यानी इस धन का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। इस चीज पर गांधी जी सर्वाधिक बल देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो अपन देखेंगे वो है अहिंसात्मक। अहिंसात्मक समाज की बात करते हैं, समाज या राज्य की बात, यानी कि राज्य का या समाज का जो स्वरूप है वो हिंसा पर आधारित नहीं होना चाहिए। यानी ये जो राज्य है वो अहिंसा पर आधारित होना चाहिए। राज्य का कोई भी कार्य ऐसा नहीं हो जिसके द्वारा समाज के अंदर हिंसा जो है अपने को देखने को मिले। इसलिए गांधी जी जो थे वो अहिंसात्मक जो समाज अर्थात राज्य है उसकी स्थापना पे बल उन्होंने दिया था। अब अगला जो पॉइंट है वो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है नागरिक अधिकारों की वकालत। नागरिक अधिकार। अब देखिए नागरिक अधिकार को लेकर के गांधी जी क्या कहते हैं? गांधी जी कहते हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास जो है वो किससे होता है? अधिकारों से। व्यक्ति के पास कुछ मूलभूत अधिकार होंगे तभी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत तौर पे अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण जो विकास है वो कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में गांधी जी एक आदर्श आइडियल स्टेट में नागरिक जो है सिटीजन राइट्स की जब अपन चर्चा करते हैं उनकी वकालत करते हैं कि नागरिक अधिकार होने चाहिए व्यक्ति के पास। इस चीज की चर्चा गांधी जी राज्य संबंधी विचारों के अंदर करते हैं, क्योंकि इन पे बल क्यों देते हैं कि इनके बगैर कोई भी व्यक्ति जो है अपना जो सर्वांगीण विकास है वो नहीं कर पाएगा। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए अधिकार आवश्यक है और इन अधिकारों को सुनिश्चित राज्य के द्वारा किया जाएगा। अब नेक्स्ट अपन ने आर्थिक क्षेत्र में विकेंद्रीकरण की चर्चा की। इसका मतलब यह नहीं है कि गांधी जी निजी संपत्ति के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं। गांधी जी निजी संपत्ति के अस्तित्व को भी स्वीकार करते हैं। यहां लिखिए आप, निजी संपत्ति का अस्तित्व। निजी संपत्ति का अस्तित्व। अब देखिए निजी संपत्ति के अस्तित्व को स्वीकार किस प्रकार से करते हैं गांधी जी? गांधी जी कहते हैं कि जब व्यक्ति के पास जो संपत्ति है, जो धन है और वो आवश्यकता से अधिक है, ये नहीं है कि किसी व्यक्ति के पास उसकी जो संपत्ति है वो राज्य को छीन लेनी चाहिए। उसके बिल्कुल भी गांधी जी उस चीज का समर्थन नहीं करते कि राज्य को इस प्रकार का अधिकार नहीं है कि वो व्यक्ति की संपूर्ण संपत्ति को छीन ले। व्यक्ति के पास आवश्यकता है उतनी संपत्ति होनी चाहिए, आवश्यकता से अधिक है तो वहां गांधी जी ट्रस्टीशिप जो प्रन्यास का जो सिद्धांत है उसको लागू करते हैं। तो इसका मतलब गांधी जी के विचारों में निजी जो संपत्ति है उसका अस्तित्व भी अपने को दिखाई देता है। इसके बाद श्रम की अनिवार्यता। यानी प्रत्येक व्यक्ति को परिश्रम करना चाहिए, ये अनिवार्य है, क्योंकि इससे व्यक्ति का जो विकास है वो भी अच्छी तरीके से होता है। दूसरी ओर व्यक्ति जब परिश्रम करता है तो राज्य जो है, समाज जो है वो भी उन्नति करता है।
तो इस प्रकार गांधी जी जो है वो श्रम की अनिवार्यता की बात भी करते हैं। इसके अलावा गांधी जी वर्ण व्यवस्था की भी चर्चा करते हैं। और वर्ण व्यवस्था का आधार जो था, गांधी जी धर्म को मानते हैं। नैतिकता धर्म के आधार पे एक ऐसी व्यवस्था जो है समाज के अंदर होनी चाहिए, वर्ण व्यवस्था की बात गांधी जी करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट गांधी जी जो है वो अस्पृश्यता का के अंत की चर्चा करते हैं। अस्पृश्यता के अंत की भी चर्चा करते हैं। यानी समाज के अंदर जो जातिगत भेदभाव जो सदियों से अपने को देखने को मिल रहा है, इससे समाज में एक विभेद की जो स्थिति है वो उत्पन्न होती है। तो ऐसी स्थिति में समाज की जो अपन उन्नति की बात करते हैं, राज्य की उन्नति की अपन बात करते हैं, तो उस उन्नति के लिए आवश्यक है कि समाज के बीच इस प्रकार की जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को खत्म किया जाए। क्योंकि व्यक्ति के बीच इस प्रकार की अगर कार्यशैली अपने को देखने को मिलेगी तो वहां जो है द्वेषता का भाव होगा और समाज जो है वो अपने को एक खंडित टुकड़ों के रूप में अपने को नजर आएगा। तो इसलिए संपूर्ण समाज को एक करने के लिए समाज में इस प्रकार की जो बुराइयां हैं उनको भी समाप्त किया जाए। इसके अलावा गांधी जी धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। धर्मनिरपेक्ष समाज कह दीजिए, धर्मनिरपेक्ष जो राज्य है उसकी बात करते हैं। यानी कि वो भारत के संदर्भ में क्या कहते हैं कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि भारत जो है वो विविधता वाला राष्ट्र है और विविधता के कारण भारत राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं होना चाहिए। अर्थात राज्य के नागरिक जो हैं उनको धार्मिक स्वतंत्रता हो, वो अपने स्वेच्छा के आधार पे, अपने अंतरात्मा के आधार पे किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं। लेकिन समाज जो है वो बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, अर्थात धार्मिक रूप से समाज के बीच किसी प्रकार का पक्षता जो वातावरण है पक्षपूर्ण वो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा गांधी जी राज्य के लिए जब चर्चा करते हैं तो निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की भी बातें करते हैं। यानी कि प्रत्येक बालक को प्राथमिक जो शिक्षा है, जो कि बुनियादी शिक्षा, बेसिक शिक्षा की अपन चर्चा करेंगे आगे चल करके, तो गांधी जी राज्य का एक प्रथम दायित्व तय करते हैं कि प्राथमिक शिक्षा प्रत्येक बालक को निःशुल्क जो है राज्य के द्वारा दी जानी चाहिए। तो इस प्रकार ये गांधी जी के जो राज्य संबंधी जो विचार है उनको अपन ने समझने का प्रयास किया। और मैं उम्मीद भी करता हूं कि गांधी जी ने जो राज्य संबंधी जो विचार प्रस्तुत किए हैं उनमें कहीं पर भी इस प्रकार की आपको कठिनाई नजर नहीं आएगी कि आप उनको समझ नहीं सकते। तो आज की इस क्लास के माध्यम से अपने गांधी जी के राज्य संबंधी विचारों को समझने का प्रयास किया और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छी तरीके से इनको समझा भी है और आपकी जो नोटबुक है उसमें आपने नोट भी किया है। अगली क्लास में अपन मिलेंगे गांधी जी के एक नए अध्याय को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।